Morning to all. I am Karina from BSc Chemistry Honors Final Year. Today's my presentation topic is drugs. So first of all, we will discuss about what is drug. कि ड्रग्स होती क्या है, उसकी क्या क्लासिफिकेशन होगी, उसके क्या यूजेस होंगे, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्रग्स होती है वो डिराइव्ड होती है ड्रफ. फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है ए ड्राई हर्ब. Definition. According to the World Health Organization (WHO), in 1992, a drug is any substance or product that is used or intended to be used to modify or explore physiological system or pathological state for the benefit of the recipient. Aim of drugs to improve quality of life. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ड्रग्स होती क्या है. जो हम ड्रग्स है उसका यूज़ होता है वो होता है क्योरिंग ऑफ डिजीज़ के क्योरिंग के लिए जो है हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं. पेन को रिड्यूस करने के लिए वो विद और विदाउट कॉन्शियसनेस हो सकता है. उसके लिए सबसे पहले हमें क्या होता है कि जो हमारी ड्रग्स होनी चाहिए उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए. जो हमारी ड्रग्स होनी चाहिए वो नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, उसके अंदर ज़्यादा उसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होना चाहिए. उसके बाद इसकी एम होती है कि हम ड्रग्स लेते ही क्यों हैं. इसका ड्रग्स का जो हमारा यूसेज होता है वो होता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने का. यानी अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे तो क्या हो जाता है वो बीमारी को फैलाने लग जाते हैं, डिजीज़ होने लग जाती है, तो उसको क्योर करने के लिए हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं. उसके बाद होता है इसकी डेफिनेशन जो सिंपल वर्ड्स में अब लेते हैं कि सब्सटेंस दैट हैज़ अ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट व्हेन इंजेस्टेड और अदरवाइज इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी. कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसका फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या है. यहाँ पे क्या होता है जो ड्रग्स यूज़ करते हैं वो हम केमिकल डिफेंस भी करती है और बायोलॉजिकल डिफेंस. दो टाइप की डिफेंसेस को हम पढ़ते हैं. एक होता है बायोलॉजिकल डिफेंस होता है, एक केमिकल डिफेंस होता है. जो बायोलॉजिकल डिफेंस होता है वो हमारी बॉडी के अंदर होता है और वो बॉडी के अंदर साइमल्टेनियसली चलता रहता है. लेकिन जो केमिकल डिफेंस होता है वो होता है केमिकल फॉरेन एजेंट्स की वजह से. यानी बाहर से हम कोई एजेंट डालेंगे जो हमारा काम करेगा हमारी डिजीज़ को क्योर करने के लिए, उसको बोलते हैं केमिकल डिफेंस. यानी जो हमारी शरीर के अंदर जो डिजीज़ होती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, उसको हटाने के लिए जो हम एजेंट्स डालते हैं वो होते हैं केमिकल एजेंट और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम केमिकल डिफेंस. उसके बाद होता है कि जब इसको ड्रग्स का यूज़ क्या होता है कि या तो इसको हम इंजेक्ट किया, या तो अब इसको टैबलेट्स के थ्रू ले लेते हैं या फिर इसको इंजेक्ट किया जाता है इंजेक्शन के थ्रू. अब उसके बाद इसका जो यूज़ होता है वो होता है टेकिंग अ ड्रग करेक्टली फॉर ए लीजिटिमेट मेडिकल रीज़न. यानी जो इसका यूज़ होता है वो एक मेडिकल रीज़न के लिए ही होता है. यानी मेडिकल में इसका ड्रग्स का यूज़ किया जाता है जब किसी इंसान को कोई बीमारी हो जाती है उसको क्योर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ड्रग्स का यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम एंटीपायरेटिक्स लेते हैं. एंटीपायरेटिक्स का यूज़ क्या होता है कि जब ज़्यादा बीमारी हो गई है यानी हाई फीवर है तो उस फीवर को कम करने के लिए, रिड्यूस द हाई फीवर को क्या करने के लिए, कम करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, एंटीपायरेटिक्स. एंटीपायरेटिक्स के अंदर हमारी आती है पैरासीटामोल एंड एस्पिरिन. उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी जो एस्पिरिन होती है, अगर हम एस्पिरिन को खाली पेट एम्प्टी स्टोमक ले लेते हैं तो इससे हमारी डेथ भी हो सकती है क्योंकि इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है और ये सैलिसाइलिक एसिड में बदल जाती है जिसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है. और इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि एस्पिरिन को अगर हम एक दिन में हम एस्पिरिन की डोज मतलब ले लेते हैं तो हम बीमारियों को अपने आप से दूर कर देते हैं. उसके बाद होता है इसका मिसयूज. टेकिंग ए लीगल ड्रग इनअप्रोप्रिएटली फॉर एनी रीजन. इसका मतलब क्या है कि कोई भी ड्रग यानी कोई भी दवा है जो हम इनएप्रोप्रिएटली मतलब हमें कोई बीमारी नहीं है लेकिन हम फिर भी उसको लिए जा रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारा क्या होता है, इसका मिसयूज होता है. उसके बाद एब्यूज. टेकिंग अ लीगल ड्रग इन ए मैनर दैट एंडेंजर्स द लाइफ और वेल बीइंग ऑफ द यूजर. टेकिंग एन इलीगल ड्रग फॉर एनी रीजन. इसका मतलब क्या है कि कोई इलीगल ड्रग मतलब जिसके ऊपर पाबंदी है लेकिन उसे फिर भी हम ले रहे हैं, इससे हमारी बहुत ही ज़्यादा सीरियस बीमारियां हो सकती है. और फॉर एग्जाम्पल जैसे डिप्रेशंस में चले जाते हैं उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग्स लोग लेने लग जाते हैं अपने डिप्रेशंस को कम करने के लिए, लेकिन इससे कुछ नहीं होता बल्कि हम अपनी हेल्थ को इंजोर कर लेते हैं.
उसके बाद क्या होता है, ज़्यादा इनका जो ज़्यादा ड्रग्स का यूज़ करने से जो हमारी वेलबींग होती है, जो ह्यूमन बींग्स होती है, वो अपनी उनका जो जीवन होता है वो खतरे में पड़ जाता है। उसके बाद आता है हमारा ड्रग्स। ड्रग्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स टारगेट इंटरेक्शन, एंजाइम्स एज ड्रग टारगेट, रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट, टाइप्स ऑफ ड्रग्स एंड so on. Now drugs, chemical substances of natural or synthetic origin which are used for curing disease and reducing suffering from pain are called drugs or medicines. अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि वे केमिकल सब्सटेंस, ये नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं, जिसको हम डिजीज की क्योर के लिए, हम डिजीज यानी बीमारियों को दूर करने के लिए, बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए जिसका हम यूज करते हैं, और एंड रिड्यूसिंग सफरिंग फ्रॉम पेन, और पेन से छुटकारा पाने के लिए जिन दवाओं का हम यूज करते हैं उसको हम सिंपली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, ड्रग्स या मेडिसिन। उसके बाद जो एक ड्रग होती है वो मेडिसिन का यूज या केमोथेरेपेटिक एजेंट का यूज कब कहलाती है और पॉइजन का काम कब करती है। अगर हम उसका एक लिमिटेड अमाउंट में विद डॉक्टर्स प्रेफरेंस उसको लेते हैं तो वो एक मेडिसिन का काम करती है, लेकिन जैसे ही हमने उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा ले लिया विदाउट डॉक्टर्स प्रेफरेंस, कि डॉक्टर्स की रेफरेंस को लिए बिना ही हमने ज़्यादा अमाउंट में उसको दवा को कंज्यूम कर लिया, तो वो हमारे लिए पॉइजन का काम करना शुरू कर देती है। और मेन बात इसकी होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत होते हैं, और ये टॉक्सिक, इनका जो टॉक्सिक नेचर वो होता है, वो हमें क्या हो जाती है, एक हैबिट फॉर्म हो जाती है, हमारी ड्रग्स को लेने की एक हैबिट फॉर्म हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारी जो है, हम मतलब कि उसके अंदर एक चक्रव्यूह बन जाता है और उसके अंदर हम फंस जाते हैं, यानी हम उस बीमारी से निकल नहीं पाते, हमें ड्रग्स की लत लग जाती है, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। नाउ ए ड्रग इज ए केमिकल सब्सटेंस विच क्योर्स द डिजीज बट इज हैबिट फॉर्मिंग, कॉजेज एडिक्शन एंड हैज सीरियस साइड इफेक्ट्स। जैसा कि इस लाइन में लिखा हुआ है कि जो ड्रग होती है उसका हम अगर ज़्यादा अमाउंट ले लेते हैं तो वो हमारे, या हम उसको डेली यूज़ करने लग जाते हैं तो उसके हमारी हैबिट फॉर्म हो जाती है, यानी हमें उसकी आदत पड़ जाती है, जिसकी वजह से हमें सीरियस प्रॉब्लम्स आती है हमारे सामने, और उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। ए मेडिसिन इज ए केमिकल सब्सटेंस विच क्योर्स द डिजीज, इज सेफ टू यूज, हैज निग्लिजिबल टॉक्सिसिटी एंड डज नॉट कोज एनी एडिक्शन। वही एक मेडिसिन की बात करें तो उसको हम जो अमाउंट में ले लेते हैं उससे हमारी बीमारी भी ठीक हो जाती है, हमारी बॉडी के लिए वो सेफ भी रहती है, और उससे हमारी कोई भी जो है बुरी आदत या हैबिट बोलते हैं वो नहीं लगती है, और इसकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो बिल्कुल निग्लिजिबल होती है, इससे हमें कोई भी नुकसान नहीं होता। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स कैन बी क्लासिफाइड इन नंबर ऑफ वेज ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। अब जो ड्रग्स है उनको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में बांटा गया, उसको फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से बांटा गया है, उसको केमिकल एक्शंस की वजह से बांटा गया, उसके ड्रग के एक्शन के ऊपर बांटा गया है, उसको उसके स्ट्रक्चर्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स से इसको हमने डिवाइड किया गया है। सो जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, it is useful for doctors as it provides a whole range of drugs available for the treatment of a particular type of problem। ये किसके द्वारा यूज होता है, इसका फार्माकोलॉजिकल मतलब जो ड्रग्स इस टाइप की होती है उसका यूज होता है डॉक्टर्स के द्वारा। क्यों होता है, ट्रीटमेंट ऑफ पार्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम, किसी एक टाइप की कोई प्रॉब्लम है उसको क्योर करने के लिए हम इस टाइप की जो ड्रग्स है उसका हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनाल्जेसिक्स हैव पेन किलिंग इफेक्ट, यदि अगर किसी को दर्द हो रहा है तो उसको खत्म करने के लिए जो हम दवाई लेते होते हैं एनाल्जेसिक्स ड्रग्स। ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, कि इस ड्रग का कितना एक्शन है उसके बेसिस के ऊपर हमने ड्रग्स को डिवाइड कर दिया है। इट इज बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ ए ड्रग ऑन ए पार्टिकुलर बायोकेमिकल प्रोसेस। अब जो किसी भी ड्रग्स का जो एक्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके बायोकेमिकल प्रोसेस के ऊपर, कि उसका कैसा प्रोसेस चल रहा है, उसकी क्या कैपेबिलिटी है कि वो क्या क्या कर सकता है। इसका एग्जाम्पल है ऑल एंटीहिस्टामिन्स इनहिबिट द एक्शन ऑफ द कंपाउंड, कि जितनी भी एंटीहिस्टामिन्स होती है वो क्या करती है, इनहिबिट किसके एक्शन को इनहिबिट करती है, वो कंपाउंड के एक्शन को इनहिबिट करती है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर्स, अब केमिकल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे हमने इसको ड्रग्स को डिवाइड किया है। ड्रग्स क्लासिफाइड इन द वे शेयर कॉमन एंड फीचर्स एंड ऑफन हैव सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी उनको एक ऐसे कॉमन उनके स्ट्रक्चर्स के बेसिस के ऊपर डिवाइड किया गया है
उसको डिफरेंशिएट किया गया है, जिसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, फार्माकोलॉजिकल जो प्रॉपर्टीज होती है उनकी, या उनकी जो एक्टिविटीज होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है, उनकी सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल सल्फोनामाइड्स हैव कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर, कि जो सल्फोमाइंस होती है, सल्फोनामाइड्स की उनकी जो फीचर्स यानी उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, बिल्कुल सिमिलर होती है। अब उसके बाद हमने जो डिवाइड किया उनको किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर टारगेट, क्यों टारगेट, अब यहाँ पे जो मीनिंग आ रहा है हमारा, यहाँ पे क्या आ रहा है, मोलिकुलर टारगेट्स। अब इसके लिए जो हमारे यहाँ क्या काम करते हैं, वहाँ पे करते हैं हमारे काम एंजाइम्स। अब जो एंजाइम्स होते हैं उनको के लिए इनहिबिटर्स होते हैं, एक तो कम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है और एक होता है नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। कम्पिटिटिव होता है जो डायरेक्टली खुद ही बाउंड करने लग जाता है किसके साथ, सबस्ट्रेट, नेचुरल सबस्ट्रेट के साथ, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाते उसको कहते हैं हम नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। Drugs usually interact with biomolecules such as lipids, proteins. These are called target molecules or drug targets. अब किन मॉलिक्यूल्स को टारगेट बोला जाता है या ड्रग टारगेट्स, यानी जहाँ पे मतलब एकदम से एक्शन हो जाता है, जहाँ पे ये एक्ट करते हैं किसी भी प्रोसेस को करने के लिए, हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो उसका एक्शन होना चाहिए, उसकी एक्टिविटी देखा जाता है कि वो उसकी कैसी कैसी एक्टिविटी है, वो कैसे काम कर रहा है। उसके बाद होता है कि ड्रग्स पोजेसिंग सम कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर्स में हैव द सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑन टारगेट्स, कि जो ड्रग्स पोजेसिंग, अब जिनकी जो अब बोला इसने कि जो स्ट्रक्चरल फीचर यानी जिनकी सेम जो प्रॉपर्टीज होती है, उनका जो मैकेनिज्म होता है कि टारगेट के ऊपर जो उनका एक्शन करने का या उसका जो मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। अब होता है कि ड्रग टारगेट इंटरेक्शन क्या होता है। मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी। मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, जो बड़े पार्ट मोलिक्यूल्स होते हैं वो बायोलॉजिकल ओरिजिन, जिनका ओरिजिन क्या होता है, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर ही होता है। परफॉर्म्स वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी, कि जो हमारी बॉडी के अंदर वो क्या करते हैं, वेरियस फंक्शंस यानी बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। प्रोटीन्स विच परफॉर्म द रोल ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन द बॉडी आर कॉल्ड एंजाइम्स। अब एंजाइम्स क्या होता है, जैसा कि हमने पहले बताया था कि एंजाइम्स का वर्क करते हैं। एंजाइम्स को इनहिबिटर्स होते हैं जो दो टाइप्स के होते हैं, कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव। कम्पिटिटिव वो होता है जो डायरेक्टली बाउंड अपने आप ही करने लग जाता है किसके साथ, नेचुरल सबस्ट्रेट के साथ। उसके बाद जो ऐसा नहीं कर पाता उसको हम बोलते हैं नॉन कम्पिटिटिव सबस्ट्रेट। जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बॉडी के अंदर जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करता है उसको हम बोलते हैं एंजाइम्स। उसके बाद रिसेप्टर्स होते हैं और कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। Those proteins which are crucial to communication system in the body are called receptor। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है रिसेप्टर। रिसेप्टर्स मतलब कि जो रिसेप्ट यानी कोई भी अगर मैसेज आ रहा है तो उसको रिसीव करने का काम करते हैं, यानी कोई भी कम्युनिकेशन करनी है वो किसके थ्रू होगी, जो टारगेट मॉलिक्यूल जो करना चाहेंगे वो किसके थ्रू होगी, वो होगी रिसेप्टर्स के थ्रू। यानी कोई भी अगर कम्युनिकेशन है, कोई भी बात है जो प्रोटीन मतलब कि एक दूसरे के साथ यानी उनको जाना या जो भी कुछ एक्टिविटी करनी हो किसके द्वारा हमें पता चलेगी, रिसेप्टर्स के सिस्टम के अंदर किसके द्वारा पता चलेगी, रिसेप्टर्स के द्वारा। Those proteins which carry polar molecules across the membranes are called carrier proteins। अब कैरियर प्रोटीन्स कौन से होते हैं, अब ये वो प्रोटीन होते हैं जिनके पास पोलर मोलिक्यूल्स होते हैं और जो कहाँ पर होते हैं, मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस होते हैं। ये तो था हमारा कि ड्रग टारगेट का इंटरेक्शन कैसा होता है, कि किसकी हेल्प से होता है, एंजाइम्स की हेल्प से होता है। उसमें जो वर्क करते हैं वो कौन कौन होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, टारगेट मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये सारे के सारे क्या करते हैं, ड्रग टारगेट का इंटरेक्शन करते हैं। उसके बाद होता है एंजाइम्स एज ड्रग टारगेट। अब जो एंजाइम्स है वो ड्रग का टारगेट कैसे है। कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स, जो कैटालिटिक यानी कैटालिस्ट का काम करते हैं एंजाइम, उस एक्शन के बारे में बताया गया कि वो कैसे करती है। अब जो फर्स्ट फंक्शन होता है एंजाइम का वो क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए जो सबस्ट्रेट है उसको होल्ड करके रखना, यानी जो एक्टिव साइट हो गया एंजाइम्स की वो क्या करेगी, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को क्या करेगी, होल्ड करेगी किसी भी एक सूटेबल पोजीशन के अंदर, ताकि जो है रिएजेंट है इसके ऊपर आके आराम से अटैक कर सके। The first function of an enzyme is to hold the substrate for a chemical reaction। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पहला फंक्शन होता है एंजाइम का वो क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है कि वो सबस्ट्रेट को उसको होल्ड करके रखना होता है, ताकि जो हमारी एक्टिव साइट होती है एंजाइम्स की वो किसके साथ कंबाइन होएगी, किसको होल्ड करेगी, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को। क्यों करेगी, क्योंकि जो हम इसके ऊपर जो एक्शन होना है या जो रिएजेंट का जो अटैक होना है ताकि वो इसके ऊपर आराम से हो सके।
एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स होल्ड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन सूटेबल पोजिशन, और जो उसकी पोजिशन होती है वो बहुत ही सूटेबल होनी चाहिए ताकि हमारा जो एक्शन है वो आराम से हो सके, सो दैट इट कैन बी अटैक्ड बाय द रिएजेंट इफेक्टिवली. The second function of an enzyme is to provide functional groups that will attack the substrate and carry out the chemical reaction. अब जो सेकंड फंक्शन होता है किसी भी एंजाइम का वो होता है कि उसको फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करना. कौन से फंक्शनल? अब इसमें कहा है इसने कि फंक्शनल ग्रुप को प्रोवाइड करना. हमें फंक्शनल ग्रुप्स की ज़रूरत ही क्या है, हमें क्या नीड है इस चीज़ की? तो उसकी नीड हमारे लिए ये है कि जो हमारे पास सबस्ट्रेट होता है उसके ऊपर क्या करेगा, ये अटैक करेगा और जो हमारा केमिकल रिएक्शन होना है उसको कैरी आउट करेगा. सो हम यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप्स का हम यूज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा जो रिएक्शन है वो आगे प्रोसेस हो सके. ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन. ड्रग इनहिबिट द अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स इन टू डिफरेंट वेज. जो ड्रग है वो अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट एंड ड्रग इनहिबिट करती है, क्या करती है, किसकी अटैचमेंट करती है, सबस्ट्रेट की. किसके ऊपर? एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स के ऊपर. किस दो, ऐसा ये कितने वेज में करती है? 2 वेज में करती है. नंबर 1 है ड्रग्स compete with the natural substrate for their attachment in the active sites of enzymes. जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव होता है, अब यहाँ पे हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ेंगे. Drugs compete with the natural substrate for their attachment in the active sites of enzymes. जो ड्रग्स होती है वो नेचुरली सबस्ट्रेट के साथ क्या करेंगी, डायरेक्टली बाइंड करेंगी या compete करेंगी फॉर देयर अटैचमेंट, क्योंकि वो जो एक्टिव साइट्स के साथ, एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स के साथ क्या कर लेता है, वो अपनी अटैचमेंट कर लेता है. इस टाइप की ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. एंड जो सेकंड होता है सम ड्रग्स डू नॉट बाइंड टू द एंजाइम्स एक्टिव साइट. लेकिन कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो बाइंडिंग साइट्स पे जाके डायरेक्टली जो उसके साथ बाइंड नहीं कर पाती है. दिस बाइंड टू ए डिफरेंट साइट ऑफ एंजाइम विच इज कॉल्ड एलोस्टेरिक साइट. कुछ ड्रग्स ऐसी होती है जो डायरेक्टली जाके अपनी एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स, यानी जो सबस्ट्रेट है उसकी नेचुरली उस पर जाके सबस्ट्रेट के ऊपर जाके क्या कर जाती है, बाइंड कर जाती है, जिनको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जो उस पोर्शन यानी उस सबस्ट्रेट के ऊपर उस पोजीशन पे ना लग के कहीं और जाके लग जाती है. उस टाइप को हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक साइट. उस साइट को हम क्या बोलेंगे, एलोस्टेरिक साइट, क्योंकि वो उस जो साइट हमें चाहिए थी उसकी जगह वो दूसरी डिफरेंट साइट पे जाके बाइंड की है. उसने कौन सी साइट पे जाके बाइंड किया है, दूसरी साइट पे जाके बाइंड किया, इसलिए उसको हम बोल रहे हैं एलोस्टेरिक साइट. दिस बाइंडिंग ऑफ इनहिबिटर एट एलोस्टेरिक साइट चेंजेस द शेप ऑफ द एक्टिव साइट इन सच ए वे दैट सबस्ट्रेट कैन नॉट रिकॉग्नाइज इट. अब इस जो एलोस्टेरिक साइट होता है वो उस एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर देता है, और इस तरीके से चेंज करता है कि हमें पता ही नहीं लग पाता कि जो सबस्ट्रेट था हमारा वो कौन सा था. यानी वो क्या करता है, जो एलोस्टेरिक साइट होती है वो डिफरेंट साइट पे जाके लगा और उसने पूरे मॉलिक्यूल पूरे सबस्ट्रेट की पोजीशन को ही चेंज कर दिया. अब उसके बाद हम उससे पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन सा हमारा सबस्ट्रेट था. उसके बाद होता है मैसेंजर्स. जैसा कि हमने ऊपर पहले भी बताया कि मैसेंजर्स क्या होता है, यानी मैसेजेस का जो ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है उसको कहते हैं मैसेंजर. इन द बॉडी मैसेज बिटवीन 2 न्यूरॉन्स एंड दैट बिटवीन न्यूरॉन्स टू मसल्स इज कम्युनिकेटेड थ्रू सर्टेन केमिकल्स. दीज केमिकल्स नोन एज केमिकल मैसेंजर्स. अब उसके बाद देखिए जो हमारी बॉडी के अंदर है कोई प्रोसेस है. अब वो ऐसे तो है नहीं कि हम भाई जैसे इन नॉर्मल लाइफ में हमें कम्युनिकेशन करनी होती हो तो हम फ़ोन्स का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं. लेकिन जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर ये चीज़ें नहीं काम कर सकती. तो हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसफ़र या कम्युनिकेशन करने का जो हमारे लिए बॉडी के अंदर जो होते हैं वो होते हैं केमिकल्स, और उनको हम क्या बोलते हैं, केमिकल मैसेंजर्स. यानी हमारी बॉडी पे जो न्यूरॉन्स या तो न्यूरॉन्स के बीच में कोई कम्युनिकेशन होनी है या न्यूरॉन से मसल्स में कोई कम्युनिकेशन होती है, वो कौन करता है, केमिकल मैसेंजर्स करते हैं. आर रिसीव्ड एट द बाइंडिंग साइट्स ऑफ रिसेप्टर प्रोटीन्स. कहाँ पे रिसीव्ड होते हैं वो, रिसेप्टर प्रोटीन्स के पास. क्योंकि हमने पहले बताया था कि रिसेप्टर प्रोटीन्स कौन से होते हैं, जो रिसीव करते हैं. क्या रिसीव करते हैं, कम्युनिकेशन करने के बाद जो उनके पास जो डिटेल्स आई हैं या फिर उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसे कौन कलेक्ट करता है, रिसेप्टर या रिसेप्टर प्रोटीन्स कलेक्ट करते हैं.
To accommodate a messenger, shape of the receptor site changes. मैसेंजर के साथ अकोमोडेट करने के बाद जो रिसेप्टर साइट है उसकी शेप क्या हो जाती है, बदल जाती है. दिस ब्रिंग्स अबाउट द ट्रांसफर ऑफ मैसेज इनटू द सेल. इसकी वजह से क्या होता है, मैसेज का जो ट्रांसफर होता है वो कहाँ पर हो जाता है, सेल के अंदर हो जाता है. द केमिकल मैसेंजर गिव्स मैसेज टू द सेल विदाउट एंटरिंग द सेल. इसलिए हम बोलते हैं जो केमिकल मैसेंजर होता है वो सेल के अंदर जाए बगैर ही क्या कर देता, अपना मैसेज दे देता है सेल को. क्या होता है सबसे पहले क्या होता है हम इसके बारे में बताते हैं. ड्रग्स क्या होती है, कि इसका यूज़ क्या है, हम पढ़ रहे हैं कि ड्रग्स है. ड्रग्स का जो हम यूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं, क्योरिंग द डिजीज़ को क्योर करने के लिए हम ड्रग्स का यूज़ करते हैं. उसके बाद ड्रग्स क्या होती है, अगर ड्रग्स को ज़्यादा अमाउंट में ले लिया जाए तो पॉइजन का काम करने लग जाते हैं. अगर सूटेबल अमाउंट में लेंगे तो वो मेडिसिन का काम करेंगे. अब उसके बाद जो ड्रग्स होनी चाहिए उसमें नॉन टॉक्सिसिटी होनी चाहिए, कोई भी उसका साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए. उसके बाद होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो है इनके इंटरेक्शंस होता है, उसमें इंटरेक्शन करने में कौन कौन हेल्प करता है, टारगेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर प्रोटीन्स, मैसेंजर्स होते हैं. और जो मैसेंजर्स होते हैं वो कौन से होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं. उसके बाद ये क्या क्या काम करते हैं, टारगेट मॉलिक्यूल क्या करता है, मतलब कि एक्टिव साइट्स पे क्या करते हैं, ये सबस्ट्रेट के साथ जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, जाके बाइंड करते हैं. अब बाइंडिंग दो टाइप्स की हो सकती है, एक तो नेचुरली होती है या फिर करवानी पड़ती है केमिकल्स के थ्रू. अब जो अपने जाके डायरेक्टली उस सबस्ट्रेट के ऊपर बाइंड कर जाए और उस केमिकल प्रोसेस को आगे प्रोसेस कर दे, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स. लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाते उसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट. यानी उस साइट को, सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट को छोड़कर वो किसी दूसरी साइट पे जाके बाइंड हो गए हैं, उसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट, जिस साइट पे जाके वो अटैच हुए. उसके बाद क्या होता है, ऐसा करने के बाद जो एलोस्टेरिक साइट पे जाने के बाद उनकी जो शेप होती है सबस्ट्रेट की वो बिल्कुल बदल जाती है, यानी चेंज हो जाती है. उसके बाद हम ये नहीं पहचान पाते कि जो हमारा सबस्ट्रेट था वो कौन सा था. उसके बाद होता है कि मैसेंजर्स क्या काम करते हैं, केमिकल मैसेंजर्स क्या करते हैं कि न्यूरॉन से न्यूरॉन्स में या न्यूरॉन से मसल्स में कोई भी कम्युनिकेशन होनी है, कोई भी इंफॉर्मेशन देनी है, तो उसका काम कौन करता है, केमिकल मैसेंजर. अब जो केमिकल मैसेंजर बाइंड करेगा और अपनी जो न्यूज़ को किसको देगा, रिसेप्टर साइट्स पे जाकर रिसेप्टर साइट्स को दे देगा. उसके बाद जो रिसेप्टर साइट अपनी अपनी शेप को, अपनी पोजिशन को चेंज कर लेंगे और ये ट्रांसफर होगा किसका, ट्रांसफर होगा रिसेप्टर मैसेज का किसके अंदर, सेल के अंदर. अब जो केमिकल मैसेंजर्स का काम क्या होता है, ये केमिकल्स क्या करते हैं, सेल के अंदर जाए बगैर ही अपने मैसेज को सेल तक पहुंचा देते हैं. उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ ड्रग्स. अब ड्रग्स के कितने टाइप्स होते हैं, उसको किस किस टाइप में डिवाइड किया गया है. अब इसके लिए मैंने पढ़ा था, एंटीबायोटिक्स होता है, एंटीपायरेटिक्स होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटी मलेरियल होता है, एंटी हिस्टामीन्स होता है. नाउ हम पढ़ेंगे एंटासिड्स क्या होता है. दो सब्सटेंसेस which neutralizes the excess acid and raise the pH to an appropriate level in stomach are called antacids. वे सब्सटेंस जो किस न्यूट्रलाइज करेंगे किसको, एक्सेस एसिड. जो हमारे मतलब जो एक्सेस क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में, मतलब एक्सेसिवली जो एसिड प्रेजेंट होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है एंड रेज द पीएच टू एन अप्रोप्रिएट लेवल इन स्टोमक. और जो हमारे स्टोमक यानी हमारे पेट के अंदर जो हमारा क्या होता है, पीएच होता है, उसको क्या करता है, रेज, उसको बढ़ा देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटासिड्स. मोस्ट कॉमनली यूज जो एंटासिड्स है वो कौन सी है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एक्सेट्रा. अब सब इंपॉर्टेंट ड्रग्स कौन सी है यहाँ पे, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन. ड्रग्स यूज रिसेंटली, जिन ड्रग्स का अब रिसेंटली में यूज हो रहा है वो कौन सी है, ओमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल. उसके बाद आती है एंटीहिस्टामिन्स. द हाइपर sensitivity of some persons to some drugs, dust, pollen grains, cat fur, etc. is called allergy and due to the release of a substance called histamine in the body. अब हाइपर सेंसिटिविटी मतलब इसका मतलब क्या है कि कुछ जैसे कुछ इंसान होता है जिसके क्या हो जाता है, उसको मतलब कि एलर्जी हो जाती है, छोटी छोटी चीज़ों से एलर्जी हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल इसमें कैट के फर, उनके जो थोड़े थोड़े बाल से वो हो जाते हैं, उनसे भी उनको एलर्जी हो जाती है. तो ये किसकी वजह से होता है, हिस्टामिन की वजह से होता है. क्यों होता है, जब किसका रिलीज होता है, हिस्टामिन रिलीज होती है तब ऐसा होता है बॉडी के अंदर. The drugs which interfere with the natural action of histamine by competing with histamine for binding sites of receptor where histamine exerts its effect are called antihistamines और anti-allergic drugs. अब जो इस हिस्टामिन को कम करने के लिए
यानी इसको बिल्कुल ख़त्म करने के लिए जो हमारा नेचुरल एक्शन एंड वो ड्रग्स जो इसको ख़त्म करने के लिए यूज़ होती है, और जो एक्शन कैसा होता है उनका नेचुरल एक्शन होता है हिस्टामिन बाय कंपीटिंग, वो किसके साथ कंपीट करते हैं, हिस्टामिन के साथ कंपीट करते हैं फॉर बाइंडिंग साइट्स ऑफ रिसेप्टर, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी हिस्टामिन या फिर एंटी एलर्जिक ड्रग्स। द एंटी हिस्टामिन मीन्स विच आर यूजली या विच आर वाइडली यूज्ड आर ब्रोमोफेनरिमीन एंड टर्फेनडीन। उसके बाद आता है न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। अब न्यूरोलॉजिकल क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जो अफेक्ट करते हैं, किसको करवाते हैं, नर्वस सिस्टम को जाके सीधा अफेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स। उसके बाद इसको टाइप्स को मतलब डिवाइड किया गया, अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया इसको, नार्कोटिक्स में और नॉन नार्कोटिक्स में। उसके बाद नार्कोटिक्स क्या होता है, नॉन नार्कोटिक्स क्या होता है, उसके बाद होता है नार्कोटिक्स। क्या होता है, नार्कोटिक्स में क्या होता है, वो रिड्यूस करने के लिए यूज होता है, किसको रिड्यूस करने के लिए, पेन को रिड्यूस करने के लिए विद ये कॉन्शियसनेस, विद अनकॉन्शियसनेस में, जो अनकॉन्शियसनेस में पेन को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है उसको बोलते हैं हम नार्कोटिक्स। और उसके बाद इसका क्या होता है, ये एक हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती है। उसके बाद आता है नॉन नार्कोटिक्स जो कि हैबिट फॉर्मिंग नहीं होता। उसमें क्या होता है कि वो क्या करते हैं, वे केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स जो यूज्ड होते हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए, लेकिन क्या विदाउट अनकॉन्शियसनेस, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन नार्कोटिक्स। अब नार्कोटिक्स में क्या हो गया, हमारा जो एग्जांपल होता है वो मोर्फिन हो गया, और नॉन नार्कोटिक्स में क्या हो गया, जैसे कि हमारा एस्पिरिन हो गया। अब उसके बाद आता है ट्रांसक्विलाइजर्स। ट्रांसक्विलाइजर्स क्या होता है, द ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, फैटिग्यू, माइल्ड एंड सवर मेंटल डिजीज आर कॉल्ड, क्या बोला इसने, आर कॉल्ड ट्रांसक्विलाइजर्स। इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रेस को, फैटिग को, माइल्ड एंड सवरल मेंटल डिजीज, जो हमारे जो दिमाग की मेंटल डिजीज, जो मेंटल डिजीज है या स्ट्रेस है, किसी को डिप्रेशन है, उस चीज़ के लिए जो हम यूज़ करते हैं, उनका यूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्विलाइजर्स। दे रिलीव एंजाइटी, स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी बाय इंड्यूसिंग ए सेंस ऑफ वेलबींग। इससे क्या होगा, जो अगर कोई बंदा अगर किसी इंसान को डिप्रेशन है तो उसके डिप्रेशन को कम करेगी, उसकी एंजाइटी उसके अंदर उसको कम करेगी, उसको कम, स्ट्रेस है, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए जिनका हम यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्विलाइजर्स। If a person suffers from depression, in such cases, antidepressant drugs are used. अगर कोई पर्सन है, कोई इंसान है, अगर वो डिप्रेशन से जूझ रहा है तो उस केसेस में क्या करते हैं, हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स उसको देते हैं। द इम्पोर्टेंट एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स आर इप्रोनाइजेड, फिनिलजेन। उसके बाद है एनाल्जेसिक्स। क्या होता है, एनाल्जेसिक न्यूरोलॉजिकल एक्टिव ड्रग्स विच रिड्यूस द पेन। इसका मतलब क्या है कि जो पेन को रिड्यूस करने के लिए जो ड्रग्स हेल्प करती है, विदाउट कोजिंग इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, कंफ्यूजन, इनकोऑर्डिनेशन और पैरालिसिस और सम अदर डिस्टर्बेंस ऑफ और द डिसऑर्डर ऑफ द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड एनाल्जेसिक्स। यानी कोई भी अगर कोई भी डिसऑर्डर है उनको कम करने के लिए, पेन को रिड्यूस करने के लिए, इनकोऑर्डिनेशन पैरालिसिस को कम करने के लिए, कंफ्यूजन को कम करने के लिए, डिस्टर्बेंस या किसी डिसऑर्डर को कम करने के लिए जिन यूज ड्रग्स का या हम जिन दवाइयों का यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एनाल्जेसिक्स। दिस कैन बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। अब इनको 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया, नॉन नार्कोटिक या नॉन एडिक्टिव। नॉन एडिक्टिव, एडिक्टिव का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो हम सिंपल लैंग्वेज में होता है जो आदत, यानी लग जाना, किसी को बुरी लत लग जाना। यहाँ पे क्या होता है, जो नॉन नार्कोटिक होती है इससे कोई भी हमारी हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती है। नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स आर मेडिकेशंस यूज्ड टू कंट्रोल पेन एंड इन्फ्लामेशन। ये किस में हेल्प करती है, पेन यानी पेन को कम करने के लिए और इन्फ्लामेशन में हेल्प करती है। नॉन नार्कोटिक आर यूज्ड टू ट्रीट एक्यूट और पर्सिस्टेंट पेन दैट इज माइल्ड टू मॉडरेट, यानी माइल्ड टू मॉडरेट जो हमारे दर्द होते हैं या पेन होते हैं उसको कम करने के लिए हम नॉन नार्कोटिक ड्रग्स का यूज करते हैं। दे ऑल्सो मे बी यूज इन कॉम्बिनेशन विद अदर मेडिकेशंस और थेरेपीज टू ट्रीट मॉडरेट टू सर्व पेन। अब ये मॉडरेट टू सर्व पेन ज़्यादा कम से लेकर मतलब बीच से लेके ज़्यादा पेन्स को कम करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, नॉन नार्कोटिक ड्रग्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन, मोर्ट्रिन और एडविल, जिसको हम इबुप्रोफेन भी बोलते हैं, एंड एलिव और नेप्रोक्सन सोडियम। उसके बाद होता है नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। कि नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स क्या होता है, नार्कोटिक आर मेडिकेशंस दैट मिमिक द एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी टू कंट्रोल पेन।
अब इसका नारकोटिक्स का यूज क्या होता है कि ये पेन को रिड्यूस करने के लिए काम आती है, लेकिन विद अनकॉन्शियसनेस। अब ये बॉडी के अंदर होता है, क्योंकि पेन को तो कम करने के लिए हमें कुछ ना कुछ हमें चाहिए होता है। हम ड्रग्स का यूज़ ना, हम दवाओं का यूज़ करते हैं, उसको एनाल्जेसिक्स का यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं नारकोटिक। लेकिन जो ये एनाल्जेसिक्स, नारकोटिक एनाल्जेसिक्स होता है, वो एक हैबिट फॉर्मिंग एनाल्जेसिक्स होता है, यानी इससे हमारी जो है लत, हमारी आदत बन सकती है। अगर हम इसे ज़्यादा इसका यूज़ ज़्यादा करने लग जाते तो ये हमारी क्या हो जाती है, हैबिट फॉर्म हो जाती है। Narcotics are used to treat acute pain related to surgery and other medical procedures, as well as for persistent, chronic and breakthrough pain that is moderate to serve. अब इसका जो यूज़ होता है वो सर्जरीज में यूज़ किया जाता है नारकोटिक्स का। अगर कोई सर्जरी है, उसको उसमें जो पेन हो रहा है उसको कम करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, नारकोटिक एनाल्जेसिक्स का। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या है, morphine and many of its homologs, when administered treated in medical doses, relieve pain and produce sleep. इससे क्या होता है, हमारे दर्द में आराम मिलता है और हमें क्या आती है, नींद आने लग जाती है। In poisonous doses, these products stupor, coma and ultimately death. लेकिन पॉइजनस डोजेज, इसने क्या बोला है, हैबिट फॉर्मिंग। हमने पहले ही बताया था कि अगर हैबिट फॉर्मिंग डोजेज हम लेने लग जाते हैं, जिससे हमारी लत लग जाती है, हम इतनी ज़्यादा ड्रग्स लेने लग जाते हैं विदाउट डॉक्टर्स प्रेफरेंस या रेफरेंस, इसकी वजह से क्या हो जाता है, इंसान कोमा में जा सकता है, कोमा में जा सकता है, और इवन उसकी डेथ भी हो सकती है। क्योंकि ये हमने बताया था कि अगर विदाउट डॉक्टर्स रेफरेंस के अगर हम इसको ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो इससे हमारी डेथ हो सकती है। ये एक पॉइजन का काम, हमारी बॉडी के अंदर पॉइजन का काम करना शुरू कर देती है। एग्जाम्पल, रोक्सानोल, दैट इज ऑल्सो नोन एज मॉर्फिन, कोडीन, डोलोफिन, मेथाडोन, heroin, etc. Antimicrobials, drugs which are used to cure disease caused by microbes or microorganisms such as bacteria, virus, fungi, etc. are called antimicrobials. अब एंटीमाइक्रोबियल्स यानी माइक्रोब्स के द्वारा जो बीमारियां होती है उसको क्योर करने के लिए किसका यूज करते हैं, एंटीमाइक्रोबियल्स का। Antibiotics, these are chemical substances which in low concentration either kill or inhibit the growth of microorganisms by intervening in their metabolic processes. The first antibiotic was penicillin. Its structure is given as. जो हमारी फर्स्ट जो हमारी एंटीबायोटिक जो हमारी थी वो थी पेनिसिलिन, और इसका स्ट्रक्चर हमने जो है हमने शो कर भी रखा है। उसके बाद क्या होता है, एंटीबायोटिक्स होती क्या है कि लो कंसंट्रेशन में होती है, और क्या करने के लिए हेल्प करती है, या तो हमारे जो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसकी ग्रोथ को रोक देती है या फिर उसको बिल्कुल मार देती है। उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। उसके बाद होता है टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स के। एंटीबायोटिक्स को हमने डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टेरिसिडल एंड बैक्टीरियोस्टेट। बैक्टेरिसिडल में क्या होता है, पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड्स जिसको हम स्ट्रेप्टोमाइसिन भी बोलते हैं, ओफ्लोक्सेसिन। और बैक्टीरियोस्टॉल में क्या होता है, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइलिन, क्लोरेमफेनिकोल। The full range of microorganisms attacked by an antibiotic is called its spectrum. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो फुल रेंज होती है, जो अटैक किया जाता है किसके द्वारा, एंटीबायोटिक्स जहाँ पे आगे अटैक करती है उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। Antibiotics which kill or inhibit a wide range of gram-positive and gram-negative bacteria are called broad-spectrum antibiotics. अब वे एंटीबायोटिक्स या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करती है, उनकी ग्रोथ को रोक देती है, या जो नेगेटिव या पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। उसके बाद आता है द इसमें जो एग्जांपल होते हैं वो होते हैं हमारे क्लोरमफेनिकोल, ओफ्लोक्सेसिन, एक्सेट्रा। उसके बाद आता है द एंटीबायोटिक्स विच आर इफेक्टिव मेनली अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया आर कॉल्ड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। अब वे एंटीबायोटिक्स जो यूज होती है किसमें, किसके अगेंस्ट होती है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियाज के अगेंस्ट, उसको हम बोलते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। फॉर एग्जाम्पल, पेनिसिलिन जी, एक्सेट्रा। द एंटीबायोटिक्स विच आर इफेक्टिवली अगेंस्ट या विच आर इफेक्टिव अगेंस्ट ए सिंगल ऑर्गेनिज्म और डिजीज दे आर कॉल्ड लिमिटेड। अगर कोई जो एंटीबायोटिक है वो अगर सिंगल ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट जो है हमारी इफेक्टिव है उसको हम बोलेंगे लिमिटेड। जो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट होंगी उसको बोलेंगे हम नैरो स्पेक्ट्रम।
लेकिन जो वाइड रेंज यानी ज़्यादा से ज़्यादा के खिलाफ, यानी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज की वाइड रेंज के खिलाफ अगेंस्ट इफेक्टिव होंगे, उसको बोलेंगे हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स, कि एंटीसेप्टिक्स क्या होती है और डिसइंफेक्टेंट्स क्या होती है। Antiseptics. Antiseptics are the chemical substances which are used used to the growth of the microorganisms and may even they are safe to be applied to low living tissues. यानी जो एंटीसेप्टिक्स होती है वो लिविंग टिश्यूज के अगेंस्ट में उसको यूज करते हैं, तो वो क्या होती है, सेफ होती है, इससे हमें कोई भी हार्मफुल, इसका कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है, यानी हार्म नहीं करती है। उसके बाद जो हम एक बात तो कि जो हम ड्रग्स लेती है उसको इस टाइप से मतलब वे ली जाती है जो हमारी बॉडी के ह्यूमन बॉडी के जो टिश्यूज है उनकी होस्ट सेल को क्या ना करे, वो डैमेज ना करे। कॉमनली यूज एंटीसेप्टिक्स क्या होती है, डिटोल इज ए मिक्सचर ऑफ क्लोरोक्सिलिनोल एंड टर्पिनियोल। जो डिटोल होता है वो यूज किसके लिए होता है, किसका मिक्सचर होता है, क्लोरोक्सिलिनोल और टर्पिनियोल का। एग्जाम्पल फ्यूरासिन, सोफ्रामिसिन एक्सेट्रा। Now disinfectants. Disinfectants are chemical substances which kill microorganisms but are not safe to be applied to living tissues. डिसइंफेक्टेंट वे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार तो देते हैं, किल तो कर देते हैं, लेकिन वो हमारी जो टिश्यूज है उनके ऊपर लगाने से क्या होता है, वो सेफ नहीं होती है, यानी उन पर अप्लाई करना हमारे लिए क्या नहीं होता है, सेफ नहीं होता है। दीज आर अप्लाई टू इनएनिमेट ऑब्जेक्ट सच एज फ्लोर्स, ड्रेनेज सिस्टम एक्सेट्रा। ये किसके लिए यूज होते हैं, ड्रेनिंग सिस्टम्स में या फ्लोर्स के ऊपर इनका यूज होता है। एग्जाम्पल 1% सोल्यूशन ऑफ फिनोल वर्क एज ए डिसइंफेक्टेंट। जो फिनोल का 1% सोल्यूशन जो है डिसइंफेक्टेंट का काम करता है 0.2 to 0.4 ppm पार्ट्स पर मिलियन। In aqueous solution of chlorine and low concentration of sulfur dioxide are disinfectants. ये disinfectants के हमारे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। उसके बाद आता है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। Chemical substances which are used to check pregnancy of women are called anti-fertility drugs or birth confirm pills or oral contraceptives. अब वे केमिकल सब्सटेंस जो प्रेगनेंसी, वुमन की प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए जो ली जाती है, दी जाती है, उसको क्या कहते हैं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। दीज कंट्रोल द फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को और ओवुलेशन को क्या करती है, कंट्रोल करती है। सम ऑफ कॉमनली यूज्ड पिल्स कंटेन ए मिक्सचर ऑफ नोरेथिंड्रोन, प्रोजेस्टेरोन डेरिवेटिव एंड नोवेस्ट्रोल और एथिलेस्ट्राडाइओल एंड एस्ट्रोजन। All such drugs are expected to have side effects and hence should be used under proper medical advice. जो ये हमारी एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होती है उनके बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए इसको जो यूज़ किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा मेडिकल एडवाइस लिए बगैर इसका हम यूज़ नहीं कर सकते। इसका जो यूज़ होता है वो बिल्कुल डॉक्टर की रेफरेंस के द्वारा ही, मेडिकल एडवाइस लेने के बाद ही किया जाता है, और बहुत ही ज़्यादा इसका जो हमारा प्रिकॉशंस लेने के बाद इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद अब हमने इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कि ड्रग्स होती क्या है। पूरे चैप्टर में हमने कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल्स क्या होता है, पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है, यही पढ़ा है। उसके बाद सबसे पहले होता है कि ड्रग्स क्या होती है, हमने पढ़ा है ड्रग्स क्या होती है, कि ड्रग्स वो सब्सटेंस होते हैं जो यूज़ होते हैं किसके लिए, डिजीज़ को क्योर करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, हम ड्रग्स बोलते हैं। उसके बाद अगर ड्रग हैबिट फॉर्मिंग भी हो सकती है, नॉन फॉर्मिंग भी हो सकती है। अगर ड्रग्स का यूज़ हम डॉक्टर की रेफरेंस के द्वारा करें और उसका हम एक लिमिटेड, ऐसा नहीं कि हम उसको लिए ही जा रहे हैं, हम उसका प्रॉपर यूज़ करके अगर उसको मेडिसिन की तरह ले तो वो हमारे लिए क्या होगी, नॉन पॉइजनस होगी। लेकिन अगर हम ड्रग्स का यूज़ करें विदाउट डॉक्टर की रेफरेंस के और उसको हम लिमिटेड नहीं बल्कि हम इसको लिए जा रहे हैं, डेली हमारा यूज़, हमारी हैबिट फॉर्म हो चुकी है, तो वो एक पॉइजन का काम करने लग जाती है। उसके बाद क्या होता है, पॉइजन का काम करने लग जाती है तो क्या हो जाता है कि हमारी ये हैबिट फॉर्मिंग हो जाती है। पॉइजनस का काम करने के लिए हमने पढ़ा है कि पैरास्टामोल लेते हैं, क्या होती है, एंटीपायरेटिक्स होती है, एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स होती है, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, बहुत टाइप की हम ड्रग्स को लेते हैं।
उसके बाद क्या होता है, इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, कुछ नॉन टॉक्सिक होती है, कुछ टॉक्सिक होती है। तो इनका जो यूज़ है वो अलग अलग तरह से, इनके अलग अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं, अलग 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 ये अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है। तो इसका यूज़ जो होता है हमें बहुत ही केयरफुली करना होता है और डॉक्टर की रेफरेंस के द्वारा ही करना होता है। उसके बाद होता है कि हमने पढ़ा था कि इनमें हेल्प क्या क्या करती है। तो इनमें कम्पिटिटिव इनिबिटर्स होते थे, नॉन कम्पिटिटिव होते थे, एलोस्टेरिक साइट्स बोल दिया जाता था जिनको। उसके बाद क्या होता है, जो नेचुरल सबस्टेंस के साथ compete करते हैं, जो अपने आप ही compete करते हैं, उनको बोलते हैं कम्पिटिटिव। उसके बाद जो ऐसा नहीं कर पाते, यानी जो सबस्टेट की किसी दूसरी साइड पे जाके, उसकी एक्टिव साइड को छोड़ के किसी दूसरी साइड पे जाके लग जाते हैं, उसको बोलते हैं हम नॉन कम्पिटिटिव या उसको एलोस्टेरिक साइड। और उसके जैसे जो हमारे एंजाइम्स है कि उसकी एक्टिव साइड होती है, उसकी पोजिशन भी चेंज होती है, और जो हमारे सबस्टेट था उसकी जो पहले जैसा था उसको हम पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि उसकी जो शेप होती है वो अब बदल चुकी होती है। उसके बाद टारगेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें क्या काम करते हैं कि वो एक्टिव साइट पे जाके क्या क्या करने लग जाते हैं, बाइंड करने लग जाते हैं, सबस्ट्रेट के ऊपर जाके बाइंड करने लग जाते हैं, जहाँ पे उसका एक्शन, जहाँ पे उसके ऊपर क्या हो जाता है, एंजाइम क्या करते हैं काम, कैटलिस्ट का काम करते हैं, यानी रिएक्शन को प्रोसेस करवाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद क्या था, हमारा मैसेंजर्स होते हैं, रिसेप्टर साइट होती है। रिसेप्टर साइट क्या करती है, मैसेंजर क्या करते हैं, केमिकल मैसेंजर्स, हमारे न्यूरॉन से न्यूरॉन्स में कोई इन्फॉर्मेशन जानी है, न्यूरॉन से मसल्स में जानी है, उसको कम्युनिकेशन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और उस सारी जो इन्फॉर्मेशन वो ऑब्टेन करते हैं, उसको क्या करते हैं, वो रिसेप्टर साइट पे जाके छोड़ देते हैं, जहाँ पे रिसेप्टर साइट क्या करती है, बाइंड करती है। वहां से जो रिसेप्टर साइट उसको मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उसको कंज्यूम कर लेगी, उसको ले लेगी, और उसके बाद वो क्या करेगी, उसको लेकर उसके बाद वो अपने सेल्स के पास उसको ट्रांसफर कर देगी। उसके जो केमिकल मैसेंजर्स, इसका मतलब क्या है कि वो क्या कर रहे हैं, रिसेप्टर प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं कि सेल के अंदर जाए बगैर ही वो सारी की सारी कम्युनिकेशन से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी वो सेल्स में पहुंचा देते हैं विदाउट एंटरिंग इनटू द सेल। उसके बाद क्या था कि इन एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था, एंजाइम का इंटरेक्शन होता है, कैसा होता है, वो उसके सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट पे जाके बाइंड करता है और उसके रिएक्शन को आगे प्रोसेस करवाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ड्रग्स कैसी होनी चाहिए, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। ड्रग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए कि वो नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, उसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक, नो साइड इफेक्ट। उसके बाद इफेक्टिव होनी चाहिए, हैबिट फॉर्मिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नारकोटिक्स पढ़ा था हमने, नारकोटिक्स क्या होता है और नॉन नारकोटिक्स क्या होता है। एनाल्जेसिक्स क्या होता है, जो हमारे पेन को रिड्यूस करने के लिए जिसका हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एनाल्जेसिक्स। अब ये नारकोटिक भी हो सकता है, नॉन नारकोटिक भी होता है। अब जो केमिकल हम यूज़ करते हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए विद अनकॉन्शियसनेस, उसको बोलते हैं नारकोटिक्स। फॉर एग्जाम्पल इसमें था जो हमारा था वो मोरफिन। उसके बाद आता था नॉन नारकोटिक। अब जो नारकोटिक्स था वो क्या था, हैबिट फॉर्मिंग था, उससे हमें क्या हमारी हैबिट फॉर्म हो सकती थी, और जो कि हमारे लिए क्या था, पॉइजनस, मतलब कि हमारे पास पॉइजनस हो गया, क्योंकि अगर उसकी हैबिट फॉर्मिंग हो चुकी है, यानी उसको उसकी अगर हमें हैबिट लग चुकी है, तो क्या हो गया, वो हो गया हमारे लिए पॉइजनस, यानी डेथली। इवन डेथ भी हो सकती है अगर हम इसको ज़्यादा अमाउंट पे कंज्यूम कर लेते हैं तो। उसके बाद था नॉन नार्कोटिक्स, जिसकी हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती है। नॉन नार्कोटिक्स में क्या होता है कि वो केमिकल जो पेन को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करते हैं विदाउट अनकॉन्शियसनेस, उसको क्या बोलते हैं, नॉन नार्कोटिक्स। इसमें क्या हमारा एग्जाम्पल था, एस्पिरिन। उसके बाद हमने पढ़ा था कि एंटीपायरेटिक्स क्या होता है। एंटीपायरेटिक्स वो होता है जो हम हाई फीवर में को कम करने के लिए, मतलब फीवर अगर ज़्यादा है हमें, उसको कम करने के लिए जो हम लेते हैं उसको बोलते हैं हम एंटीपायरेटिक्स। वे केमिकल्स जो हम यूज़ करते हैं टू रिड्यूस द या टू ओवरकम, या हाई फीवर को रिड्यूस करने के लिए या कम करने के लिए जो हम लेते हैं उसको कहते हैं हम एंटीपायरेटिक्स। फॉर एग्जांपल पैरास्टामोल और एस्पिरिन। अब एस्पिरिन क्या था कि अगर हम एस्पिरिन को क्या कर लेते हैं, एस्पिरिन को अगर हम ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं, या हम खाली पेट में अगर हम एस्पिरिन को ले लेते हैं, तो वो उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है, और किसमें हो जाता है, सैलिसाइलिक एसिड में। और इससे अगर हम इसको खाली एम्प्टी स्टोमक में ले लेते हैं तो इसकी वजह से हमारी जो है इवन डेथ भी हो सकती है। सो इसलिए मेडिकल एडवाइसेस के साथ ही हमें हर दवा को लेना चाहिए, ताकि हम अपनी जो है इसका जो है हार्मफुल इफेक्ट्स है उससे बच सके, इसके साइड इफेक्ट से बच सके। उसके बाद आता है, उसके बाद था हमारा, उसके बाद था ट्रांसक्विलाइजर्स। कि जो ट्रांसक्विलाइजर्स होता है वो क्या होते हैं, उसके क्या होता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं।
और क्या करते हैं ये मेंटल टेंशन, जब जो भी डिप्रेशंस होता है उसको कम करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, इसका ट्रांक्विलाइजर्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसको डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया था। या क्या होता है, इसके जो डिफरेंट टाइप होते हैं सीडेटिव्स या हिप्नोटिक्स, और दूसरा होता है मूड एलिवेटर और एंटी डिप्रेसेंट्स। उसके बाद जो केमिकल हम यूज़ करते हैं किसके लिए, मेंटल टेंशन को, या फिर प्रमोट करते हैं हम किसको, रिलैक्सेशन को। यानी जो मेंटल टेंशन होती है उसको अगर हम रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम किसका यूज़ करेंगे, सीडेटिव या हिप्नोटिक्स, जो क्या होता है ट्रांक्विलाइजर्स का यूज़ होता है, मतलब टाइप्स होता है उसका काम करते हैं। उसके बाद है मूड एलिवेटर्स, यानी अगर कोई बंदा स्ट्रेस में है, कोई अगर उसको डिप्रेशन में है तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, मूड एलिवेटर ड्रग्स या फिर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स का। उसके बाद होता है एनेस्थेटिक ड्रग्स। एनेस्थेटिक ड्रग्स कौन सी होती है, जो अनकॉन्शियसनेस, मतलब कि जो ड्रग्स कोज करती है अनकॉन्शियसनेस इन ए पार्ट ऑफ बॉडी या फिर इन होल बॉडी, यानी पूरी बॉडी के अंदर भी हो सकता है ये, या फिर सिर्फ एक ही पार्टिकुलर पार्ट के लिए हो सकता है। उसके बाद इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, एक जनरल एनेस्थेटिक एंड एक लोकल एनेस्थेटिक। अगर पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ये सब कुछ करना है, अगर हमें अनकॉन्शियसनेस करनी है तो उसको हम बोलते हैं जनरल एनेस्थेटिक। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के अंदर अनकॉन्शियसनेस चाहिए तो हम किस ड्रग्स का यूज़ करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो एस्पिरिन होती है उसको हमें जो है एम्प्टी स्टोमक में नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका हाइड्रोलिसिस होता है, और हाइड्रोलिसिस के बाद क्या दे देता है, ये सैलिसाइलिक एसिड दे देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अल्सर, मतलब कि हमारे पास क्या होती है, पेप्टिक अल्सर हो जाती है और ब्लीडिंग होने लग जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो है इवन डेथ हो सकती है। सो इसलिए अगर हम अपना जो ड्रग्स का यूज़ है लिमिटेड अमाउंट में करें, इसको हम मेडिसिन की तरह ही ले, तो हम जो है इसके हार्मफुल इफेक्ट से बच सकते हैं। सो आज के हमारे जो टॉपिक्स थे वो यही थे कि हमने ड्रग्स क्या होती है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है, उसके टारगेट मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि किस टाइप की ड्रग्स होती है, उसका क्या यूसेज होता है, इस सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू।